दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास शर्मा। आज हम बात करेंगे 27 और 28 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने काफ़ी सारे जो बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और उनके लिए जो कंटेंट है फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, वो एज इट इज़ उनको मिलता रहेगा। और इस पूरे सेशन की जो PDF है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो फटाफट जो हमारा ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लें और इसमें आपको ईयरली करंट अफेयर्स के प्लान में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। एक्चुअली क्या हुआ है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्री ट्रांजिट समझौता है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। फ्रांस ने भारतीय नागरिकों के लिए किस सुविधा को लागू किया है जिससे हवाई यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो अभी वो कौन सी फैसिलिटी है जिसको फ्रांस ने भारतीय नेशनल्स के लिए जो है इजी एयर ट्रेवल जिससे हो जाए वो यहाँ पर जारी किया है। तो यह है वीज़ा फ्री ट्रांजिट थ्रू फ्रेंच एयरपोर्ट्स। अब देखिएगा इस न्यूज़ के मायने क्या है। मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स में काफ़ी कुछ यहाँ पर मेंशन किया है, बट आपको आसान शब्दों में समझा दूंगा कि फ्रांस ने जो इंडियन नेशनल्स हैं इनके लिए वीज़ा फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है ये फैसिलिटी अभी शुरू यहाँ पर कर दी। अगर कोई इंडियन ट्रेवलर जो है वो फ्रांस के एयरपोर्ट से होकर किसी तीसरे देश की यात्रा पर जा रहा है तो उसे ट्रांजिट वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सुविधा है वो ऑलरेडी लागू हो चुकी है। 10 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव है और दोनों देशों के बीच जो है इंडिया और फ्रांस का जो बायलैटरल रिलेशंस है ना वो ये दिखाता है कि हम काफ़ी कंसर्न है। और ये जो एग्रीमेंट है वो नरेंद्र मोदी और इमल मैक्रोन इनके बीच में काफ़ी समय पहले फरवरी 2026 में हुआ था, बट इसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर कोई सच एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी। मेन प्रॉब्लम पहले वही होती थी। तो एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है और भारत और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं इसको अपग्रेड किया गया है थ्रू द स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इसके थ्रू। ठीक है, और पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है और ट्रेवल है उसको और भी ज़्यादा ये आसान यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, और भी टॉक्स यहाँ पर कवर्ड हुई हैं जिसमें कि डिफेंस है, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, साइबर AI है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और फरवरी 2026 की अगर बात की जाए तो भारत और फ्रांस ने एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इसके अंतर्गत में काफ़ी कुछ किया था। तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक पॉइंट मैं और यहाँ पर आपके लिए नोट डाउन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने जब इंडिया का विजिट किया था तो वो इनका कौन सा विजिट था? ये इनका 4th विजिट था और पहली बार ये जो है मुंबई भी गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और भारत जो है वो हॉरिजन 2047 विज़न के साथ जो है ये फ्रांस के साथ अलाइंड है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, कैपिटल कौन सी है। ठीक है, और जो ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ये कब से चल रही है? 1998 से है। ठीक है, और जो हॉरिजन 2047 है ये भारत का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन इनिशिएटिव यहाँ पर है। इसमें कहा गया है कि यूरोपियन संघ ने यूक्रेन के लिए कितने यूरो का जो डेप्ट है, ऋण है, वो अभी रूस पर नए प्रतिबंधों की जो वो है उसको मंजूरी अभी यहाँ पर दी है। तो जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने यूक्रेन के लिए अभी रिसेंट में 90 बिलियन यूरो जो है ये अभी सेंक्शन किए हैं। और ये एक तरीके का लोन पैकेज है जिसको अभी अप्रूव कर दिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितना लोन दिया गया है। तो इनके लिए 90 बिलियन यूरो का जो लोन है वो यहाँ पर दिया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि यूक्रेन की जो इकोनॉमी है इसको स्टेबल रखना और जो वॉर चल रहा है वहाँ पर वॉर सिचुएशन में इनको सपोर्ट भी करना। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। आपसे लोन अमाउंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा सकता है। और बाकी प्रेसिडेंट आपको पता है कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है ये, और अभी एक समिट में यहाँ पर आए हुए थे और 1/2 ऑफ द जो 90 बिलियन यूरो का है ये डिसबर्स हो गया 2026 में और बचा खुचा जो है वो 2027 में इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट और रहेगा कि जो हंगरी है ना उसने अपनी जो बीटो है वो भी यहाँ पर हटा दिया है। इसके बाद ही ये अप्रूवल यहाँ पर मिला है। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि ये जो अप्रूवल मिला है तो कौन सी कंट्री ने अपना बीटो हटाया, तो जो हंगरी था, हंगरी कंट्री ने जब अपना बीटो हटाया तो उसके बाद में ये वाला अप्रूवल यहाँ पर मिला है। ठीक है, इसमें कुछ स्टैटिक छोटे पॉइंट्स हैं, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, कैपिटल की कई बार ये पूछ लिया जाता है आपसे। ओके, और यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो।
अब देखो इसमें कहा गया है कि अमेरिकी कांग्रेस में एक एंड H-1B वीज़ा जो अब्यूज़ एक्ट ऑफ 2026 है, ये किससे रिलेट कर रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है कि यूएसए में जो एंड H-1B वीज़ा अब्यूज़ एक्ट 2026 है, इसके नाम का एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस बिल का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि H-1B वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त बनाना और इसके मिसयूज़ को रोकना। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अब 3 ईयर का पॉज यहाँ पर कर दिया है। तो जो ये एक्ट है, तो इसमें इन्होंने बिल में जो है 3 साल का जो पॉज है वो यहाँ पर रोकने के लिए प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। और एनुअल कैपिंग जो है, आपको बता दूँ, पहले जो है वो थे 65,000 वीज़ास। ठीक है, कि मतलब इतने लोगों को तो वीज़ा मिलेगा ही H-1B वीज़ा, लेकिन अब जो है इसको घटाकर कितना कर दिया, 25,000 इतने वीज़ास जो है वो मिलेंगे। ठीक है, और बहुत हाईली कंडीशन में इन्होंने जो मिनिमम सैलरी है वो भी यहाँ पर डिफाइन कर रखी है। $2 लाख जो है ना, $2 लाख जो है ये यहाँ पर मिनिमम जो सैलरी है वो प्रपोज किया गया है। तो ज़्यादातर ऐसा क्यों किया जा रहा है, देखो क्या होता है कि यूएस ये चाह रहा है कि आप बाहर से किसी भी मैन पावर को हायर करो, तो अगर आप पहले तो हायर करोगे तो उसके लिए $2 लाख देने पड़ेंगे। इट इज़ बेटर लोकल लेवल पर आप रिक्रूटमेंट अपना करो। ठीक है, ज़्यादातर जो अमेरिकन हैं उनकी पॉलिसी यही है ना कि अमेरिका फर्स्ट, तो इस पर वो ज़्यादा अपना ध्यान यहाँ पर देना चाह रहे हैं। ठीक है, और एम्प्लॉय के लिए भी एक रूल्स इन्होंने कर रखा है कि ये सर्टिफाई करना होगा कि कोई क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर जो है वो अवेलेबल नहीं है। मतलब ये यहाँ पर एक पेज लगा दिया है कि आप जिस पोजीशन के लिए जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ये सर्टिफाई करके दिखाओ कि कोई भी क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर अवेलेबल नहीं है, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर ये काम करोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, इन्होंने किस देश के साथ सुरक्षा और ऊर्जा समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साइंड सिक्योरिटी एंड एनर्जी कोऑपरेशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये किए हैं अजरबैजान के साथ में। ठीक है, तो अजरबैजान के साथ में इनका अभी एक एनर्जी एंड जो डील है, सिक्योरिटी डील, वो अभी यहाँ पर हुई है। और आप ऐसे समझिएगा कि ये जो एग्रीमेंट है वो यहाँ की जो अजरबैजान की कैपिटल है जिसका नाम है बाकू, तो इस जगह पर हुआ है। और इसमें जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है इल्हम अलीयेव। ठीक है, तो इल्हम अलीयेव जो है ये यहाँ पर अवेलेबल थे। और इस डील का मेन फोकस ये है कि डिफेंस कोऑपरेशन और जो एनर्जी इनका पार्टनरशिप है ना, इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर करना। ठीक है, और एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो आपसे प्लेस पूछा सकता है। लीडर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे, तो ज़ेलेंस्की यूक्रेन से और इल्हम अलीयेव जो है ये अजरबैजान से। ठीक है, डील्स में क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऐड कर रखी हैं, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है और जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन है वो है इनका यहाँ पर, और स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। यूक्रेन अपनी एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसकी एक्सपर्टाइज जो है वो भी यहाँ पर शेयर कर रहा है, खासकर ड्रोन्स। ठीक है, लॉन्ग रेंज के जो ड्रोन्स हैं, तो ये चीज़ है यहाँ पर। ओके, और कई कंट्रीज़ जो हैं वो यूक्रेन से हेल्प ले रही हैं कि ईरानियन ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और यूक्रेन पहले से ही कई यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जॉइंट आर्म्स प्रोडक्शन जो है वो कर चुका है, तो ये चीज़ है। स्टैटिक फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार अगले संसद सत्र में किससे संबंधित नए कानून लाने की यहाँ पर जो है तैयारी कर रही है। तो बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि जो सीड्स एंड जो पेस्टिसाइड्स कानून है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे की थोड़ी सी मैं कहानी है वो समझा दूँ। एक्चुअली हुआ क्या है कि भारत सरकार के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, तो हुआ क्या है कि इन्होंने ही अभी रिसेंट में बताया कि सरकार जल्दी नया जो सीड एक्ट है वो लाने वाली है। अब इस सीड एक्ट का क्या महत्व होगा, सीड एक्ट का मतलब ये होगा कि किसी भी तरीके से कोई नकली या फिर सब स्टैंडर्ड, मतलब कि घटिया बीजों वाले जो हैं उनको रोकना, पेस्टिसाइड्स को पर रोक लगाना। ठीक है, तो ये सीड्स एक्ट जो है वो लाए जाने ताकि कोई घटिया नकली पेस्टिसाइड्स ना बेच पाए। अब आप समझ गए कि एक किसान ने फसल लगाई और वो एक स्टोर पर जाता है और वो कहता है कि भाई मुझे ये वाली दवाई चाहिए और मैं अपनी फसल में डालूंगा, वहाँ पर कोई नकली दवाई डाल दी। अब आप देख लो कि नकली या फिर घटिया दवाई, तो उससे क्या है फसल की प्रोडक्शन को नुकसान हुआ। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक बिल यहाँ पर लाया जा रहा है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि नकली और जो ख़राब क्वालिटी के सीड्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं इन पर रोक लगाना, फार्मर्स को सही और क्वालिटी जो है वो इनपुट यहाँ पर मिले। तो इसके लिए जो है अभी हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है,
अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा कि मेजर इनका फोकस ये होगा कि जो एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग है, मतलब कि मौसम और क्षेत्र के हिसाब से खेती जो है उस प्रोडक्टिविटी को आगे बढ़ाना, ठीक है, ये होगा यहाँ पर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, तो इंडिया है, ये पूछा जा सकता है। और मेजर वीट जो एक्सपोर्टर है वो भी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पर है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर एंड द मेजर वीट एक्सपोर्टर, ठीक है, ये चीज़ है। और जो की प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी है, फार्मर्स इनकम है और न्यूट्रिशियस फूड है, तो ये यहाँ पर इसकी मेन की प्रायोरिटीज़ हैं। और 6 पॉइंट जो स्ट्रेटजी है इसमें क्या है कि प्रोडक्शन को बूस्ट करना, बढ़ाना, और जो इनकम जो है इनपुट कॉस्ट है ना उसको कम करना, और जो हर एक फसल के लिए फेयर प्राइस है वो भी यहाँ पर मिले, और क्रॉप के लिए कंपनसेशन देना अगर कोई बाढ़ या फिर किसी बारिश की वजह से क्रॉप के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है। और क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि फसल की जो विविधता है, डाइवर्सिफिकेशन करना किसी भी क्रॉप को, ठीक है। तो सरकार जो है ये नया बिल यहाँ पर लाने वाली है, ठीक है। भारत की बायो इकोनॉमी को 2047 तक किस स्तर पर पहुंचने का अनुमान है? तो आपसे कहा गया है कि इंडियाज बायो इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू रीच व्हाट लेवल बाय 2047 तक। तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान ऐसा कहा गया है। मतलब भारत जो तेज़ी से बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में अब आगे बढ़ रहा है, सरकार का लक्ष्य ये है कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तो हम बायो इकोनॉमी जो है वो 1 ट्रिलियन तक कर लें। ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अभी ये रिसेंट में शेयर की, और ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हैं। और भारत का एम यही है कि जो टॉप 3 बायो इकोनॉमीज़ हैं उसमें यहाँ पर शामिल हो जाना, ठीक है। और 2014 में बेसिकली जो ग्रोथ डेटा है वो ये कहता है कि 10 बिलियन डॉलर ये था, और अब जो है वो 165 बिलियन डॉलर है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ दिखा रहा है। ग्रोथ रेट हमारी लगभग 18% एनुअली है, हर साल हम 18% से आगे बढ़ रहे हैं, और टारगेट ये है कि 300 बिलियन डॉलर का हम 2030 तक लक्ष्य हासिल कर लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बायो स्टार्टअप्स हैं, उनका भी नंबर बढ़ा है, पहले 50 हुआ करते थे, अब 11,000 प्लस हैं। तो इंडिया की जो ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, पहले वो 81 थी और अब जो है 39 हो गई है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए रहेंगे, मतलब हम बहुत तेज़ी से आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एक कॉर्पस आपसे पूछा सकता है, ये जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, ये पूछा जा सकता है, इसके लिए कितना कॉर्पस, 50,000 करोड़ का कॉर्पस है, तो ये क्रिएट यहाँ पर किया गया था। और 1 लाख करोड़ का जो RDI फंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, ठीक है। तो ये जो RDI फंड है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, ये क्रिएट किया गया था। और इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं वो हैं, और जिसमें जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, CAR-T थेरेपी है और mRNA वैक्सीन है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और आप ऐसे समझिएगा कि जो नेशनल क्वांटम मिशन है NQM, उसने टारगेट से पहले जो माइलस्टोन है वो भी यहाँ पर अचीव किए हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना जो है वो कब आयोजित की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आइकॉनिक क्वेश्चन मैं कहूँगा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये पूछा गया कि व्हेन विल इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस, ठीक है। तो ये 2027 में जो है भारत की पहली जनगणना, मैं कहूँगा कि अभी रिसेंट में 2011 के बाद जो है अब ये फुल्ली डिजिटल सेंसस जो है वो यहाँ पर आने वाली है। इससे पहले 2011 में हुआ था और अब जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अप्रूव्ड आउटले है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 11,718.24 करोड़ है, ये टोटल अप्रूव्ड आउटले है। और इस बार डेटा कलेक्शन के लिए मोबाइल बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है इसका यूज़ किया जा रहा है, जिससे डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा सटीक और एक्यूरेट है। इसके लिए सरकार ने जो सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं CMMS पोर्टल, इसको भी इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि 2027 जो है वो भारत की पहला डिजिटल सेंसस होगा। अगर आपसे पूछा है कि पहला डिजिटल सेंसस कौन सा है, तो ये 2027 में हो रहा है। इससे पहले जब 2011 में जनगणना हुई थी, ठीक है, सेंसस जब हुआ था तब घर घर जाकर पैन से वो सब चीज़ें थी, ठीक है, काफ़ी आउटडेटेड था। इस बार हम लोग जो है मोबाइल बेस्ड सिस्टम जो है CMMS पोर्टल, इसको देख रहे हैं। इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, बेहतर मैनेजमेंट होगा, सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। और कास्ट डेटा है उसको भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। पहले SC/ST का डेटा जो है वो लिया जाता था, तो अब इस जो कास्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है, ठीक है।
और टोटल बजट इन्होंने बता रखा है कि 11,718 करोड़ के आसपास का है। और सेंसस जो होगा वो 2 फेजेस में होगा। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेंसस है ये बेसिकली। तो इसका जो पहला जो फेज़ ये लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि 2 फेजेस में करें, तो मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। और डेटा में क्या क्या मिलेगा, डेमोग्राफिक जनसंख्या पता चलेगी हमें, और क्या हमारा सोशल स्टेटस है, समाज में कैसे लोग हैं, ठीक है, क्या सोशल इन्वायरमेंट है, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर पता चलेंगी। इकोनॉमिक और कल्चरल, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलेंगी। और इससे मदद ये मिलेगी कि जो पॉलिसी मेकिंग है ना, वो भी बनाई जा सकती है, किस तबके के लिए यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट की नीड है, ठीक है। और फूड, वाटर, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब भी इस प्लानिंग का हिस्सा होंगे। और सेंसस 2027 जो वो पहली फुल्ली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल बेस्ड डेटा कलेक्शन और कास्ट इनोमरेशन जो है ये हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि भारत को अगले दशक में कितने अतिरिक्त पायलटों की आवश्यकता होगी। तो अभी जो है यहाँ पर FTA रैंकिंग और एविएशन में सुधार की काफ़ी नीड है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 जो और पायलट हैं, इनकी आगे हमें नीड पड़ेगी। अब ये पता कहाँ से चला है कि जो सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, इन्होंने फेज़ 2 का जो FTO रेटिंग है उसको यहाँ पर इन्होंने अभी जारी किया। और फेज़ 2 की रेटिंग के बाद इन्होंने ये बताया कि जो DGCA है ना, वो एक रैंकिंग तैयार करता है। DGCA का मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन, सिविल एविएशन, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत में ही काम करता है। इसका मेन काम क्या है कि पायलट की ट्रेनिंग में ट्रांसपेरेंसी हो, सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर बरकरार है। तो ये जो फेज़ 2 की रैंकिंग जारी हुई है ना, इसमें फर्स्ट फेज़ अक्टूबर 2025 में हुआ था, और अब जो है इनका सेकेंड फेज़ यहाँ पर आया हुआ है। तो इन्होंने बताया कि 50 नए एयरपोर्ट जो है वो यहाँ पर बनाए हैं, और इंडियन एयरलाइंस जोड़ेगी, लगभग 500 नए एयरक्राफ्ट यहाँ पर आएंगे। मेजर एयरपोर्ट्स को बनाया जाएगा, ट्रांजिट हब्स जगह जगह बनेंगे, और लगभग 29,000 करोड़ का जो उड़ान स्कीम के अंतर्गत में जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगले 10 सालों में हमें लगभग 30,000 नए पायलट्स की ज़रूरत होगी, और फ्लाइंग आवर्स बढ़ेंगे 32% से 50% तक। ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो रही है। FTO की जो एयरक्राफ्ट फ्लीट है वो यहाँ पर बढ़ेगी, और जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस हैं तो उसको मिलने का जो टाइम है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस यहाँ पर कर दिया है इन्होंने, ठीक है। पहले काफ़ी टाइम लगता था। और जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होते हैं पिछले 8 साल में लगभग 2.5 गुना तक बढ़े हैं। अगर आप देखोगे कि 6 नए FTO अप्रूव्ड हुए हैं, 6, तो इस तरीके से अलग अलग जो डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर होते आ रहे हैं। इनिशिएटिव इनका ये है कि ट्रेन इन इंडिया, फ्लाई इन इंडिया, ठीक है, कि भारत में ट्रेन करो, भारत में फ्लाई करो। ज़्यादातर मतलब इंडिजिनस चीज़ों के ऊपर काम की बात ज़्यादा की जा रही है, ठीक है। और ये जो रिफॉर्म्स हैं इसमें डिजिटाइजेशन ऑफ द CPL एग्ज़ाम्स एंड सिंगल विंडो सिस्टम अंडर भारतीय वायुयान अधिनियम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत में ये सब चीज़ें रिफॉर्म्स इंक्लूडेड यहाँ पर हैं। इसमें कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी रिसेंट में गेहूं की MSP खरीद लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अभी भारत सरकार ने जो वीट प्रोडक्शन है, वीट प्रोक्योरमेंट है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट मतलब कि इसको प्रोक्योर करना, तो वीट जो प्रोक्योरमेंट है इसका टारगेट बढ़ा दिया है। पहले जो टारगेट था वो 30 मिलियन टन था, जिसको बढ़ाकर अब इन्होंने 34.5 मिलियन टन यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो ये आंकड़े पूछे जाते हैं कि कितना यहाँ पर बढ़ाया गया है। अब जो वीट प्रोक्योरमेंट टारगेट है वो पहले 30 था, अब बढ़ा दिया है 34.5। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही कि किसान को नुकसान से बचाना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी तो जो इंसान की फसल है वो बेकार नहीं होगी। मध्य प्रदेश में अलग आंकड़े हैं, यूपी में अलग हैं, तो ये जो अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। इसमें कहा गया है कि जो अर्बन चैलेंज फंड है इसके तहत केंद्र सरकार ने कितनी राशि की जो है केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। व्हाट इज़ द टोटल सेंट्रल असिस्टेंट अप्रूव्ड फॉर द अर्बन चैलेंज फंड, ठीक है। तो जो ये अर्बन चैलेंज फंड है इसके लिए 1 लाख करोड़ की जो असिस्टेंस है वो यहाँ पर अप्रूव किया गया है। तो भारत सरकार ने जो ये अर्बन चैलेंज फंड शुरू करने की दिशा में जो कदम उठाया था, तो अभी जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं इन्होंने दिल्ली में एक बैठक ली और उसमें ये वाली बात कही। इस फंड का इन्होंने ऑब्जेक्टिव यही बताया कि जो ट्रेडिशनल ग्रांट्स हैं उसकी जगह इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल जो है वो हम यहाँ पर अपनाएंगे। मतलब अब सरकार सीधे ग्रांट आपको
देने की बजाय जो प्राइवेट सेक्टर है ना और मार्केट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो डायरेक्टली ग्रांट नहीं देगी, अब वो प्राइवेट सेक्टर और जो मार्केट इन्वेस्टमेंट है इनको बढ़ाएगी। ठीक है, तो इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अर्बन चैलेंज फंड की तरह इसको आगे बढ़ाना। और मीटिंग के जो चेयरमैन शिप थी वो थी मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। दिल्ली में ये मेन मीटिंग होती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो मार्केट बेस्ड फाइनेंसेस है उनको प्रमोट यहाँ पर करना। ठीक है, इसमें कहा गया कि कानून और न्याय मंत्रालय के नए कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किसने किया है। तो जो अर्जुन राम मेघवाल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ एंड जस्टिस हैं, तो इन्होंने ही अभी जो नया ऑफिस है उसको यहाँ पर उद्घाटन किया, पहली चीज़ ये। और इस ऑफिस की जो लोकेशन है वो है कर्तव्य भवन 2, कर्तव्य पथ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, और ये एक मॉडर्न इंटीग्रेटेड और सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा इसमें ये पूछा जाएगा कि किसने इसका उद्घाटन किया और कहाँ पर ये हुआ है बेसिकली। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो SARAS आजीविका मेला 2027 है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। वेयर विल बी द सारस आजीविका मेला 2007 बी होल्ड। ठीक है, तो ये जो सारस आजीविका मेला है इसका कैलेंडर 2026-27 का आप अगर देखोगे तो ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में यहाँ पर ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य यही रहता है कि जो रूरल लाइवलीहुड है इसको इम्प्रूव करना, एम्पावर करना, और जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, महिलाएं हैं जो बिजनेस कर रही हैं, इनको सपोर्ट करना, और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है इसको प्रमोट करना। ये 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म देखोगे, सेल ऑफ आर्टिकल ऑफ रूरल आर्टिसंस सोसाइटी। ठीक है, तो ये सरस है बेसिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस यहाँ से जरूर आपके बनेंगे। और इसमें अगर आप देखोगे कि जो इन्होंने पूरा कैलेंडर जो दिया है तो उसमें 22 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, ठीक है, तो ये मेले की डेडलाइन है आपकी। और 2026 जो है ये गुरुग्राम में होना है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो आप देखोगे कि सरस फूड फेस्टिवल 2026 विल बी हेल्ड एट सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली, ये यहाँ पर हो रहा है। तो ये पूरा कैलेंडर है। अगर आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और 28 दिन ये मेला बेसिकली चलने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो ग्रामीण इलाके हैं तो उनकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आगे आती है, उनको प्रमोट किया जाता है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया जाएगा। वेयर विल द चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बी हेल्ड। तो ये जो है चंडीगढ़ में। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उन्होंने एक 3 दिवसीय चिंतन शिविर जो है उसको ये आयोजित करा है। 24 से 26 अप्रैल तक ये चंडीगढ़ में आयोजित बेसिकली हुआ है। और सोशल जस्टिस स्कीम्स जो है उनकी डिलीवरी को और भी बेहतर बनाया जाए, तो उस वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया। ठीक है, और थीम है यहाँ पर अंत्योदय का संकल्प, अमृतकाल का प्रतिबिंब। जो विकसित भारत 2047 है ना, उसकी यहाँ पर बात की जाती है। तो थीम बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब यही है कि जो भारत का समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, अंत्योदय जिसको कहते हैं, उसका उत्थान करना, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब कि समावेशी सभी का विकास करना। तो विकसित भारत 2047 है, इस लक्ष्य को हासिल जो किया जाएगा आज़ादी के 100 साल पर, तो उस वजह से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो सेशन है, इनॉग्रल सेशन है, ये प्रेसाइडेड बाय द वीरेंद्र कुमार, यूनियन मिनिस्टर हैं ये। और यहाँ पर मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वो यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे। और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स जो BL वर्मा एंड रामदास अठावले वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये इनकी उपस्थिति यहाँ पर रहेगी। अब देखो, स्पोर्ट्स से एक न्यूज़ मैंने यहाँ पर रखी है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में जो HLH एक डिजीज़ है, और जो सपूर जारदान है ना, उनको इस तरीके की बीमारी है। तो आपसे कहा गया है कि ये किस प्रकार की बीमारी है। तो ये इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है बेसिकली। तो क्या हुआ है कि जो अफ़गानिस्तान के एक फॉर्मर फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम है सपूर जारदान, तो इनको एक गंभीर बीमारी है और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जो HLH इसका मतलब क्या होता है, तो ये हाइमोफैगोसाइटिक और लिम्फो हिस्टिकोसोसिस, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ होती है, लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा है, इम्यून डिसऑर्डर सिस्टम होता है बेसिकली। तो इस बीमारी में शरीर का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है और हेल्थी बॉडी टिश्यूज़ पर वो अटैक करने लगता है। तो इस वजह से ये चीज़ है।
और ये एक रेयर डिजीज़ होती है, काफ़ी कम लोगों में ये बेसिकली होती है। तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तब ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सूजी बेट्स हैं अभी इन्होंने टूर्नामेंट जो है किस टूर्नामेंट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास लेंगी। तो सूजी बेट्स विल रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर विच टूर्नामेंट। तो इनका अभी रिसेंट में जो है रिटायरमेंट हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप के बाद में, ठीक है। अब इस न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये न्यूजीलैंड की लीजेंडरी क्रिकेटर है जिनका नाम है सूजी बेट्स। तो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम T20 के बाद संन्यास ले लेंगे। और अभी रिसेंट में इनका कैरियर काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस फॉर्मेट से ये लेने वाली हैं तो T20 से है, ठीक है। 38 ईयर्स ओल्ड है और इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, तो ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी रहेगी। आ जाते हैं थोड़ा बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में बात करने, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच है ना, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर। तो इसमें कहा गया है कि आरबीआई की जो एमपीसी सदस्य हैं राम सिंह, तो इनके हिसाब से वर्तमान आर्थिक स्थिति में किस प्रकार की मौद्रिक जो नीति है वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है, अप्रोप्रिएट है। तो अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एमपीसी जो है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है राम सिंह। तो इनके हिसाब से तो इनका ये कहना है कि जो कॉशियस एंड डेटा ड्रिवन अप्रोच यहाँ पर है, मतलब इन्होंने सीधा सुझाव ये दिया है कि कॉशियस और जो फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी है वो यहाँ पर अपनानी चाहिए, मतलब सावधानीपूर्ण और एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी हो जिसमें ये चीज़ों की मॉनिटरिंग हो जाए। उनका कहना है कि ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत अनसर्टेन है, इसलिए जो है फिक्स पॉलिसी बनाना अभी यहाँ पर सही नहीं होगा। तो आप एक तरीके से फ्लेक्सिबल बनाओ, ठीक है। तो आरबीआई को चाहिए यही कि वो कॉशियस सावधानीपूर्ण तरीके से अपनी पॉलिसी बनाए और ज़्यादातर अवॉइड करे कि फिक्स इंटरेस्ट रेट पाथ जो है उसका अभी जिक्र इन्होंने मना किया है, ठीक है। इनका सजेशन यही था। और पॉलिसी डिसीजंस ऐसे होने चाहिए कि डेटा ड्रिवन हो, आंकड़ों के ऊपर बेस्ड हो और एडॉप्टिव हो, मतलब कि जब परिस्थिति जो है उसके अनुसार वो उनको बदल दिया जाए, ठीक है। तो ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स हो रही है ना, तो इसकी वजह से ही जो ये अनसर्टेनिटी यहाँ पर इनेबल है। और जो कमोडिटी प्राइस की वोलेटिलिटी आप देखोगे, कीमतों में ज़रूर उतार चढ़ाव यहाँ पर हो रहा है और जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो तरीके से अनस्टेबल है। तो इसी वजह से जो इकॉनमी है इस पर रिस्क यहाँ पर बढ़ रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो भारत की ग्रोथ प्रोजेक्ट है आरबीआई के हिसाब से वो 6.9% है जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। और भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। जैसे आपने कभी अगर एक हाउसिंग लोन लिया होगा तो उसमें जो रेट चेंजेस आपके होते हैं, जैसे कि बैंक का रेपो बदल गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ों का डिसीजन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ही लिया जाता है। इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 तो आरबीआई से होते हैं और 3 जो है वो एक्सटर्नल मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मल क्रेडिट है इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है? व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर जो फॉर्मल क्रेडिट है इसमें वृद्धि जो दर्ज की गई है वो की गई है 38% की, ठीक है। इस न्यूज़ को थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि जो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो क्रेडिट साइकिल है, आप देखेंगे कि ऋण देने का जो फ्लो है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवाइवल हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जहाँ पर क्रेडिट में 8% की गिरावट थी, वहीं पर आज के समय में फाइनेंशियल ईयर 2026 में 38% जो है ये बढ़ गया है। तो 2025 में 8% का कॉन्ट्राडिक्शन था और यहाँ पर ग्रोथ आप देखोगे जो सर्ज हुआ है ना, इंक्रीज, सर्ज मतलब इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 38% का, ठीक है। इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी और रेट जो कट्स हैं, ब्याज दरों में कमी की, तो इस वजह से ज़्यादा लोन्स यहाँ पर दिए गए, ठीक है। इसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 25 की बात करोगे तो क्रेडिट एक्सपेंशन कितना था, तो अगर हम देखें 2025 में जो क्रेडिट एक्सपेंशन है वो है 32.3 लाख करोड़ का, ठीक है। तो 32.3 लाख करोड़ का जो क्रेडिट एक्सपेंशन है वो था। 26 में देखोगे
44.6 करोड़ का है, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। और ग्रोथ देखोगे तो इस बार 38% के, पिछली बार 8% डिक्लाइन था ये। और जो पॉलिसी रेट कट्स हैं वो भी काफ़ी ज़रूरी रहते हैं। आप देखते होगे कि CRR या पॉलिसी रेट्स में जब कभी भी कोई चेंज होता है तो वो बेसिस पॉइंट्स के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। और लोन जब सस्ता हो गया तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगी। और अगर हम बात करें कि जो डिमांड है वो किन सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो आप डिमांड देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर जो डिमांड है वो ज़्यादा है, ओके। RBI का मेजर काम होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट फ्लो भारत में देखना। रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रेपो रेट में अगर रिडक्शन हो गया तो जो लोन है वो चीपर हो जाएंगे और जो इंक्रीजेस बोरोइंग्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। और CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट होता है जो बैंक रखता है विद RBI के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से छोटी छोटी हेडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या हुआ है बेसिकली कि हु इज़ हेडिंग द पैनल फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्सेस द रिस्क फ्रॉम AI प्लेटफॉर्म्स लाइक माइथोस। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी भी तरीके का जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए जो AI जोखिम है तो उसके लिए एक समिति बनाई गई है। तो CCS सेट्टी जो है वो इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो भारत सरकार ये चाह रहा है कि जो एडवांस AI प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि माइथोस है, तो इससे होने वाले रिस्क को समझने के लिए एक हाई लेवल पैनल बना दो। अब इस हाई लेवल पैनल के लिए जो SBI एंड हेड ऑफ द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है CS सेट्टी चेयरमैन, इनको यहाँ पर पैनल का हेड बेसिकली बना दिया गया है। तो ये इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे, ये आपसे पूछा सकता है। और इस इनिशिएटिव की जो घोषणा है वो हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इनके द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने जब ये बनाया है तो ये AI रिस्क असेसमेंट करेगा। इसका फोकस यही होगा कि जो AI प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना। और पैनल का मेजर काम ये होगा कि बैंकिंग सिस्टम पर थ्रेट्स का एनालिसिस करना, ठीक है, कि किस तरीके का थ्रेट बैंकिंग सिस्टम पर है या नहीं है, इसके लिए कोई सेफगार्ड वगैरह सजेस्ट करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ जो है उनको स्टेबल करना ताकि डिपॉजिटर का जो पैसा है वो यहाँ पर सेफ रहे। और बैंक यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्क का रिव्यू करेंगे और जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है उसको आइडेंटिफाई करके उस सपोर्ट से आगे ये बढ़ेंगे, ठीक है। तो AI का जो यूज़ है वो आपने देखा होगा साइबर अटैक्स में वो भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि AI का यूज़ डिफेंसिव पर्पज़ इसके लिए भी हमें अब करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। और अगर एक बैंक में आप देखोगे साइबर अटैक होता है तो पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना वो प्रभावित हो जाता है। अगर पैनिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप देखो अगर किसी एक बैंक के ऊपर कोई बात आ जाए तो हर कस्टमर वो ये देखेगा कि यार ऐसा है ना, मैं यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ठीक है, मैं इस बैंक से पैसे निकाल लेता हूँ। तो लोग पैनिक यहाँ पर हो जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभी रिसेंट में जो RBI है इन्होंने क्या कर दिया है कि मुथूट हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जुर्माना लगा दिया है। तो जो फेयर प्रैक्टिस कोड का जो यहाँ पर वायलेशन हुआ है तो इसके कारण कितनी पेनाल्टी लगाई गई, तो ये है 80,000, ठीक है। तो 80,000 की पेनाल्टी जो है वो RBI ने अभी यहाँ पर इम्पोज की है। और RBI का मेजर मकसद ये है कि सारी चीज़ों को एक तरीके से सुचारू रूप से चलाते रहना और कहीं पर कोई अगर प्रैक्टिस ऐसी हो रही है जो अनइथिकल है तो उस पर जो है रोक लगाना, ठीक है। तो ये पेनाल्टी इन्होंने इसलिए लगाई क्योंकि कंपनी ने फेयर प्रैक्टिस कोड जो है उसका पालन यहाँ पर नहीं किया। तो 80,000 रुपये की जो पेनाल्टी है वो यहाँ पर इनके ऊपर लगा दी गई, ठीक है। पेनाल्टी आपसे पूछी जा सकती है और गाइडलाइंस मतलब कि फेयर प्रैक्टिस कोड के लिए यहाँ पर लीगल प्रोविजंस जो है वो ऑलरेडी दिए गए हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट जो है 1987 की अगर आप सेक्शन 52A देखोगे तो उसके तहत ये एक्शन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो पेनाल्टी जो है वो किस लिए, नॉन कॉम्प्लायंस विद द RBI डायरेक्शंस है। और ये जो एक्शन लिया गया है वो किस एक्ट के हिसाब से इन्होंने लिया है। और पेनाल्टी ऑर्डर जो है वो अभी इशू कर दिया था बट पेनाल्टी जो है इनके ऊपर लगा दी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बैंकिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो भी आपकी रेगुलेट होती हैं RBI के द्वारा, ठीक है। और जो फेयर प्रैक्टिस कोड है वो इंश्योर्स ये करता है कि किसी भी तरीके की जो ट्रांसपेरेंसी है और जो फेयर डीलिंग है एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर्स है वो सब प्रॉपर स्टेबल रहे, ठीक है। इसमें कहा गया है कि PNB ने अभी रिसेंट में
कीवी द्वारा जो लॉन्च किया गया एक पीएनबी कीवी क्रेडिट कार्ड है, वो किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है? तो अभी पीएनबी ने रिसेंट में क्या किया है कि अपना जो ये पीएनबी कीवी क्रेडिट कार्ड है, ये एक यूपीआई के साथ इनेबल कर रखा है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके यूपीआई की तरह काम करते हैं। आप उनको फ़ोन पे हो गया या फिर पेटीएम होगा, उसमें उस क्रेडिट कार्ड को आप ऐड कर लो। तो ये आपसे पूछा जाता है कि पीएनबी की जो बॉन्डिंग है वो कीवी के साथ है, ताकि जो ये सीमलेस डिजिटल जो पेमेंट है वो आराम से हो जाए। और यहाँ पर कैशबैक भी दिए जाते हैं, क्योंकि लोग अपने यूपीआई से पैसे खर्च करें, तो बैंक ये चाहती है कि आप डायरेक्टली यूपीआई अपना बैंक अकाउंट मत यूज़ करो, आप एक क्रेडिट कार्ड ले लो और क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई की तरह बना लो और आप इसको बैंकर तरीके से यूज़ करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसकी ईएमआई वगैरह बनवाओ। तो बैंक हमेशा अपने बिजनेस प्लान की ओर मूव करती रहती है, तो उन्होंने अभी ये चीज़ की है। बस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पीएनबी का कीवी के साथ में हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ है, पंजाब नेशनल बैंक ने पार्टनरशिप की, एक फिनटेक फर्म है कीवी, ताकि अपना रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया जा सके। इसमें ये लोग कैशबैक वगैरह भी देते हैं और क्यूआर बेस्ड पेमेंट और रेगुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ये भी यहाँ पर होते रहेंगे। और पीएनबी का लार्ज कस्टमर बेस है 180 मिलियन यूजर्स का। तो ये लोग जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सपेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है। पीएनबी की ब्रांचेस काफ़ी सारी हैं, तो ये सब पीएनबी के बारे में है। और आपसे जो है कुछ स्टैटिक फैक्ट्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पिछले सेशन में मैंने पूछा था कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ पर है, तो ये है कुंचाकिल फॉल जो है ये है आपका। और जॉग फॉल्स कहाँ पर है? कर्नाटका में है। अगर हम वाटरफॉल्स देखें, जो शरवती रिवर से बनता है वो जॉग फॉल्स ही बनता है यहाँ पर, ठीक है। और जो दूध सागर वाटरफॉल्स है ये है गोवा एंड कर्नाटका के बॉर्डर पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके, और ये नए क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। बंगाल में आपको पता है कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आप लोग फटाफट बताओ कि विच रिवर इज़ द लाइफलाइन ऑफ वेस्ट बंगाल, कैपिटल वगैरह तो आप लोग बता दोगे। ये वाला क्वेश्चन भी बताइएगा, थर्ड वाला। इसमें कहा गया है कि विच नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। अच्छा, ये भी बताओ मुझे कि जो सुंदरबन का डेल्टा है वो कहाँ पर बनता है, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं ये भी आप बताइएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो समुद्र में गिरता है ना, तो वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज वेस्ट बंगाल की कौन सी है, और मोस्ट वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल यहाँ पर कौन सा होता है, तो सभी को पता होगा, ठीक है। आगे हम फिर मिलेंगे, और जो जनरल इकॉनमी बैंकिंग अवेयरनेस है ये सब आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और अगर कोई भी कोर्स से रिलेटेड डाउट है तो पूछेगा। अभी थोड़ा करंट अफेयर्स का फ्लो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पुरानी काफ़ी सारी न्यूज़ थी जो पेंडिंग थी, तो उन सबको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन पर उनको प्रोवाइड करा देंगे। और बहुत जल्द आपको बिल्कुल टॉप क्रीमी जो बैंकिंग की न्यूज़ है वो सारी एक ही प्लेस पर करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट वेरी सून। टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा।